नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रेयर क्लासेज में। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। और इस कड़ी में पार्ट 1 में अपलोड कर चुका हूं, जिसमें आपने देखा है कि हमने बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में पढ़ा, जो 3 चरणों में पूरा हुआ था। और उसके बाद हमने बेंगू किसान आंदोलन पढ़ा, और बेंगू के बाद में हमने देखा कि यहाँ पे इसको बोल्शेविक समझौता के करके इसको रद्द कर दिया था महाराणा ने। इसके बाद हम पढ़ेंगे आज भरतपुर किसान आंदोलन। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे भरतपुर किसान आंदोलन के बारे में, और राजस्थान में इसके अलावा जो भी आंदोलन चले तो उनकी आज हम इस वीडियो में सारी चर्चा करेंगे। तो देखो, भरतपुर राज्य में किसानों की दशा अच्छी थी। यहाँ 95% भूमि सीधे राज्य के नियंत्रण में थी। यहाँ 5 जातियाँ ब्राह्मण, जाट, गुर्जर, अहीर एवं मेव कमोबेश समान हैसियत रखती थी। भरतपुर राज्य में 1931 में नया भूमि बंदोबस्त लागू किया गया था, जिससे भू राजस्व में वृद्धि हो गई। भू राजस्व अधिकारी लंबरदारों ने इसे बढ़े हुए भू राजस्व के विरोध में आंदोलन शुरू किया। तो देखो, सबसे पहली चीज़ है कि भरतपुर में किसान आंदोलन क्यों हुआ। तो ध्यान रखना कि यहाँ 1931 में नया भूमि बंदोबस्त लागू हुआ था। तो एक प्रश्न तो ये भी पूछा जा सकता है कि भूमि बंदोबस्त कब लागू हुआ, तो 1931 में। और दूसरा, विरोध क्यों हुआ, तो भू राजस्व बढ़ा दिया था, उसके विरोध में इन्होंने आंदोलन चलाया। जब राज्य ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया तो 23 नवंबर 1931 को भोजी लंबरदार के नेतृत्व में 500 किसान भरतपुर में एकत्रित हुए। भोजी लंबरदार ने राज्य के विरुद्ध भड़काऊ भाषण दिए। नवंबर 1931 में भोजी लंबरदार को गिरफ्तार कर लिया, जिससे आंदोलन क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो आपके एक प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि भोजी लंबरदार का संबंध किस आंदोलन से रहा है। तो आप याद रखना, भरतपुर किसान आंदोलन से। तो इतनी चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये 2 क्वेश्चन आप ज़रूर ध्यान में रखना। आगे हम बात करते हैं मेव किसान आंदोलन की। जो मेव यानी आप ध्यान रखना, मेवात वाला क्षेत्र। और मेवात वाले क्षेत्र में क्या क्या आते थे, तो मेवात वाले क्षेत्र में आपके अलवर और भरतपुर वाला जो क्षेत्र है वो आता था। तो अलवर और भरतपुर में, ठीक है, क्योंकि प्रश्न आ जाएगा मेव किसान आंदोलन संबंधित है और माना वो डिस्ट्रिक्ट पूछ ले, तो आप उस में ध्यान रखना। उस अलवर भरतपुर क्षेत्र में मोहम्मद हादी ने 1932 ईस्वी में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था स्थापित की और मेव किसान आंदोलन क्या किया, एक संगठित रूप दिया। अलवर के मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व गुड़गांव के चौधरी यासीन खान के द्वारा किया गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि इसका नेतृत्व किसने किया, चौधरी यासीन खान के द्वारा। इसके नेतृत्व में किसानों ने खरीफ फसल का लगान देना बंद कर दिया। राज्य सरकार ने मेवों को संतुष्ट करने के लिए राज्य काउंसिल में एक मुस्लिम सदस्य खान बहादुर काजी अजुद्दीन बिलग्रामी को सम्मिलित कर लिया। इसके बावजूद आंदोलन ने केवल तेज हुआ बल्कि उग्र भी हो गया। 1937 ईस्वी में मिस्टर बिलग्रामी के मातहत मेव संकट की जांच हेतु एक विशेष समिति का गठन किया गया। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर मेवों को भू राजस्व और अन्य करों में छूट के साथ साथ सामाजिक और धार्मिक समस्याओं का समाधान भी किया गया। तो यहाँ आपको एक तो ये याद रखना है कि इसका नेतृत्व किया था चौधरी यासीन खान के द्वारा, और एक सदस्य शामिल किए गए थे, वो किए गए थे बहादुर काजी अजुद्दीन। ये बात आपको यहाँ से इतनी याद रखनी है। आगे हम बात कर रहे हैं अलवर किसान आंदोलन की, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन रहा है। तो इसको आप ध्यान से देखिए कि अलवर किसान आंदोलन कह दे या नीमू चना कांड। ठीक है, नीमू चना कांड या हत्याकांड कह देते। कब से कब तक चला, तो ध्यान रखना है 21 से लेकर के 25 तक चला। क्या क्या घटनाएं घटित हुई, तो उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। अलवर रियासत में जंगली सुअर को अनाज खिलाकर रंधों में पाला जाता था। तो पहला प्रश्न तो यही पूछ लिया जाता है कि जंगली सुअरों के विरोध में किस रियासत में आंदोलन हुआ, तो ध्यान रखना अलवर रियासत में। क्यों, क्योंकि यहाँ जंगली सुअरों के विरोध में आंदोलन हुआ था। ठीक है, ये सुअर किसानों की खड़ी फसल को बर्बाद कर देते। उनको मारने पर रियासती सरकार ने पाबंदी लगा रखी थी। सुअरों की समस्या के निराकरण हेतु किसानों ने 1921 में आंदोलन किया। तो पहले तो 1921 में आंदोलन किया, अंततः सरकार ने समझौता कर किसानों को सुअर मारने की इजाज़त दे दी 1923 और 24 में। अलवर महाराजा जयसिंह ने, तो ये भी पर्सन इंपॉर्टेंट है, अलवर महाराजा जयसिंह ने लगान की दरें बढ़ा दी। ठीक है, विरोध स्वरूप 14 मई 1925 को लगभग 800 किसान अलवर के नीमूचना गांव में एकत्रित हो गए। तो ये आपको ध्यान रखना है, 14 मई 1925 ये डेट पूछ लेते हैं कि नीमूचना हत्याकांड ये जो घटना घटी थी ये कब घटी थी, तो 14 मई 1925 को। तो ये डेट आपको ज़रूर से याद करनी है। महाराजा जयसिंह ने लगान की दरों को बढ़ा दिया।
तो प्रश्न आ जाए कि किसने लगान की दरों को बढ़ा दिया था, ये अलवर या नीमूचना हत्याकांड से कौन संबंधित है, कौन से महाराजा, तो महाराजा जय सिंह। फिर आगे हम बात करते हैं कि अलवर के नीमूचना गांव में एकत्रित हुए। ये जो नीमूचना गांव है ये आपके अलवर का जो बानसूर है, बानसूर सबसे बड़ी तहसील है, तो वहाँ का एक गांव था बानसूर का, ठीक है, ये आप ध्यान में रखो। आगे हम बात करते हैं, उस सभा में सैनिक बलों ने मशीन गनों से अंधाधुंध फायरिंग की जिससे सैकड़ों लोग मारे गए। महात्मा गांधी ने इस कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया है और उसे डायरवाद, गहरा एवं व्यापक की संज्ञा दी है। तो ये प्रश्न भी आपके पूछ रखा है कि गांधी जी ने इसे क्या कहा है, ठीक है, या यूँ भी पूछ लेते कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स यानी उससे भी ज़्यादा बुरा, ठीक है, या दोहरी डायरशाही किसे बताया है, तो नीमूचना कांड को बताया है। किसने बताया है, तो महात्मा गांधी जी ने बताया है। फिर है अंततः सरकार को लगान के बारे में किसानों के समक्ष झुकना पड़ा और आंदोलन समाप्त हो गया। तो इसमें आपको 2-3 बातें याद रखनी है कि कब हुआ, 14 मई 1925 को, और गांधी जी ने क्या कथन कहा कि दोहरी डायरशाही कहा, जलियांवाला बाग से ज़्यादा विभत्स बताया। आगे हम बात करते हैं बूंदी राज्य में किसान आंदोलन। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, बिजोलिया और बेंगू के किसानों के समान बूंदी राज्य के किसानों को भी अनेक प्रकार की लागबाग देनी पड़ रही थी, लगभग 25 प्रकार की ऊंची दरों पर लगान की रकम देनी पड़ रही थी। बिजोलिया और बेंगू के किसानों के आंदोलन से वे अत्यधिक प्रभावित हुए। परिणाम स्वरूप अप्रैल 1922 में बिजोलिया की सीमा से जुड़े बूंदी राज्य के बरड़ क्षेत्र के किसानों ने, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि किस जगह के किसान थे, तो आपको ये क्षेत्र याद रखना। प्रश्न यूँ आएगा कि बरड़ क्षेत्र के किसान किस आंदोलन से संबंधित है, तो बरड़ क्षेत्र के किसान थे बूंदी राज्य से संबंधित। किसानों ने बूंदी प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन आरंभ किया। अब आपके एक प्रश्न यहाँ भी बनता है कि बूंदी प्रशासन के विरुद्ध, क्योंकि जो बिजोलिया और जो बेंगू का था, जो बिजोलिया और जो बेंगू का आंदोलन था वो जमींदारों के विरुद्ध था, जबकि जो बूंदी का जो ये बरड़ क्षेत्र का जो ये आंदोलन था बूंदी का, ये राज्य के विरुद्ध था, ठीक है। तो प्रश्न ऐसे आ जाता है कि राज्य के विरुद्ध कौन सा आंदोलन था, तो राज्य के जो विरोध में था वो था बूंदी राज्य का। फिर आगे हम बात करते हैं कि इस आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान सेवा संघ के कर्मठ कार्यकर्ता नेनूराम के हाथ में था। तो ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान सेवा संघ, मतलब प्रश्न आता है कि बूंदी राज्य का जो नेतृत्व किसने किया, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि बिजोलिया का किया था विजय सिंह पथिक ने, बेंगू का किया था रामनारायण चौधरी ने, और जो बूंदी था तो बूंदी का किसने किया, तो याद रखना नेनूराम जी ने। बूंदी राज्य ने इन किसानों पर अत्याचार प्रारंभ कर दिए। राजस्थान सेवा संघ के माध्यम से बूंदी राज्य में चल रहे दमन चक्र की सर्वत्र निंदा की गई। 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव में, ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके इसको याद रखना है। आपको ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि डाबी हत्याकांड या डाबी कांड कब हुआ, तो देखो 2 अप्रैल 1923 को, ठीक है। किसानों की एक सभा हुई थी। सभा में एकत्रित किसानों की भीड़ पर पुलिस ने निष्ठुरता से लाठी प्रहार कर दिया और गोलियां चलाई, जिसके परिणाम स्वरूप नानक भील और देवलाल गुजर क्या हो गए, शहीद हो गए। तो ये 3 प्रश्न आपके यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट है कि डाबी हत्याकांड कब हुआ। तो एक तो ये डेट पूछ लेते हैं आपसे, तो आप याद रखना। देखो डाबी तो 2 अप्रैल, ठीक है, 2 ही अक्षर का नाम है डाबी, तो 2 अप्रैल, तो 2 अप्रैल 1923 को घटना घटित, पहली चीज़। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा, तो वो आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि यहाँ कौन कौन शहीद हो गए थे, तो नानक जी भील और देवलाल गुजर। जबकि बेंगू किसान आंदोलन पड़ा तो वहाँ पे थे रूपा जी और कृपा जी, और जो बूंदी थे तो बूंदी में जो है वो है नानक जी और देवलाल गुजर। फिर आगे हम बात करते हैं बूंदी राज्य के इस घटना की सर्वत्र निंदा की गई। बूंदी सरकार ने किसानों की कुछ शिकायतों का निवारण किया और लागबाग और बेकार में कुछ रियायतें दी। किसान आंदोलनकारी राज्य की ओर से दी गई रियासतों से पूर्णतः संतुष्ट तो नहीं थे, परंतु रियायतों से, यानी जो भी उनको टैक्स कम किए गए, पूर्णतः संतुष्ट तो नहीं थे, परंतु वे अपने आंदोलन को आगे चलाने की स्थिति में भी नहीं थे, क्योंकि अब उन्हें राजस्थान सेवा संघ से मार्गदर्शन मिलना बंद हो गया था। 1923 ईस्वी के अंत तक आंदोलन प्राय समाप्त हो गया। 1936 में एक बार फिर बरड़ क्षेत्र में आंदोलन प्रारंभ हुआ था, लेकिन फिर वो भी शीघ्र समाप्त हो गया। 5 अक्टूबर 1936 ईस्वी को हिंडोली में स्थित हुडेश्वर महादेव के मंदिर में 90 गांव के गुजर मीणा किसानों के 500 प्रतिनिधियों का एक विराट सम्मेलन हुआ, जहां उन्होंने एक मांग पत्र तैयार किया और उसे सरकार को प्रेषित किया।
ठीक है, सरकार को भेज दिया। सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया। किसानों ने राज्य के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया जो लंबे समय तक चला। अंततः सरकार ने चराई करों में कुछ छूट दे दी। युद्ध ऋण की वसूली में शक्ति का प्रयोग बंद कर दिया। आंदोलन के समय जिन लोगों को गिरफ्तार किया था उन्हें छोड़ दिया और ये आंदोलन क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो यहाँ जो आपके इंपॉर्टेंट बातें वो मैं आपको बता चुका कि डाबी कांड कब हुआ, 2 अप्रैल 1923 को हुआ। कौन कौन शहीद हुआ, तो नानक जी भील और देवलाल गुजर, ये 2 व्यक्ति ध्यान रखने। ठीक है, और बूंदी राज्य का जो आंदोलन था वो किसके विरुद्ध था, तो वो राज्य के विरुद्ध था। ये आप ध्यान में रखना। आगे हम बात कर रहे हैं जयपुर राज्य में किसान आंदोलन की। तो जो जयपुर राज्य में जो किसान आंदोलन चला, इसमें क्या क्या घटनाएं हुई, तो देखो, राजस्थान के अन्य राज्यों के किसानों की भांति जयपुर राज्य के किसानों की स्थिति भी बड़ी दयनीय थी। वे अपने शासकों के आतंक, अत्याचार और शोषण से पीड़ित थे। जयपुर रियासत में किसान आंदोलन का मूल केंद्र राज्य के पश्चिम भाग में स्थित। तो ये अगर आप कोई आगे कोई बड़ा कंपटीशन दे रहे तो वहाँ ऐसा प्रश्न पूछ लेंगे, पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में। तो आपको ध्यान में रखना है कि पश्चिमी भाग में कौन कौन से थे, शेखावटी, तोरावटी, सांबर, सीकर और खेतड़ी के ठिकाने थे। किसान आंदोलन का श्री गणेश कहाँ से हुआ, तो सिक्कर ठिकाने से। तो ये आप याद रखना, सिक्कर का ठिकाना, क्योंकि ये आपके ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जयपुर जो आंदोलन था वो कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो वो सिक्कर ठिकाने से प्रारंभ हुआ था। 1922 ईस्वी में सिक्कर के राजा कल्याण सिंह ने भूमि कर 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया। तो आप याद रखना कि सिक्कर में क्या हुआ कि ऐसा कल्याण हुआ, क्या कल्याण हुआ कि टैक्स कम करने की जगह ज़्यादा कर दिया, 25% की जगह क्या कर दिया, 50% कर दिया। और यही एक मेन कारण था जिससे क्या हुआ कि किसान बहुत ज़्यादा दुखी तो थे, और ज़्यादा दुखी हो गए, और उन्होंने कहा मरता क्या नहीं करता, और क्या कर दिया, आंदोलन कर दिया। किसानों को आश्वासन दिया था कि अगले वर्ष उनसे ली जा रही लागों में छूट दे दी जाएगी। राव राजा ने अपने वचन का पालन नहीं किया, जिससे किसान खिन्न हो गए और आंदोलन क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। रामनारायण चौधरी और हरि ब्रह्मचारी, तो ये नाम याद रखना, ब्रह्मचारी के सिक्कर आने से किसान आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। सिक्कर आंदोलन की गूंज केंद्रीय असेंबली और ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी उठी। तो ये प्रश्न आपके पूछा हुआ है, ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछ रखा है कि ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में किस आंदोलन की गूंज उठी या किस आंदोलन की चर्चा रही। तो जयपुर किसान आंदोलन की, जयपुर नहीं दे रखा हो, सिक्कर दे रखा हो तो फिर सिक्कर कर देना। ब्रिटिश सरकार ने राव राजा को सलाह दी कि वे अपने ठिकाने में नियमित रूप से भूमि बंदोबस्त की व्यवस्था करें। राव राजा ने ठिकाने में भूमि बंदोबस्त करवाने के पूर्वी भूमि का सर्वेक्षण करवाया। इसमें छोटी जरीब का उपयोग किया। सिक्कर के राव राजा ने इजाफे के नाम पर बीघा भूमि पर 2 आना भूमि कर में वृद्धि कर दी। तो छोटी जरीब प्रयोग में ली गई, जिससे क्या है कि लगान ज़्यादा वसूला जा सके, क्योंकि जब ज़मीन तो होगी कम लेकिन उस पर लगान बनेगा ज़्यादा। जरीब की लंबाई के मामले को लेकर के तथा भूमि कर में की गई वृद्धि के कारण किसानों में पुनः असंतोष बढ़ने लगा। अक्टूबर 1925 में जाट सभा का बगड़ शेखावटी में एक अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसमें राज्य और जागीरदारों द्वारा जाटों पर किए जा रहे सामाजिक और आर्थिक शोषण के विरुद्ध अभियान चलाने संबंधित कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का निर्णय लिया गया। जाट नेताओं ने शेखावटी के गांव में पहुंचकर कृषकों से संबंध स्थापित कर उन्हें ठिकानेदारों को भूमि लगाने देने के लिए समझाया। भरतपुर के जाट नेता देशराज शेखावटी के जाट किसानों को, ठीक है, तो ये नाम आप जरूर याद रखना। भरतपुर के जाट नेता कौन थे, देशराज ने सिक्कर और शेखावटी के जाट किसानों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया, उनमें एक नई चेतना उत्पन्न की। तो यहाँ आप क्वेश्चन नोट कर लेना, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भरतपुर के किस जाट नेता ने सिक्कर और शेखावटी के जाटों का क्या क्या मतलब मार्गदर्शन किया, तो उनको प्रेरित किया, तो देशराज ने। 1932 ईस्वी में बसंत पंचमी के पर्व पर अवसर पर झुंझुनू में जाट महासभा के तत्वाधान में भव्य समारोह हुआ। इस समारोह में 60,000 जाट किसानों ने भाग लिया। इससे किसान आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। जाटों को संगठित करने के उद्देश्य से देशराज ने सितंबर 1933 में पलथाना में एक सभा का आयोजन किया, जिसमें सिक्कर में एक महायज्ञ करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, राव राजा ने महायज्ञ के अध्यक्ष की सवारी के लिए हाथी देने से इनकार कर दिया। किसानों और शासकों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया। महायज्ञ के समय जब जनवरी 1934 में ये यज्ञ चल रहा था, उस समय किसानों द्वारा दिए गए भाषणों में ठिकाने की नीति की कटु आलोचना की गई। इससे खिन्न होकर ठिकाने के राव राजा ने जाट सभा के सचिव चंद्रभान को गिरफ्तार कर लिया और उसे 6 सप्ताह की जेल और 51 रुपये का जुर्माना का दंड दिया। जाटों ने इसका विरोध किया। सियोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा
सोतिया का बांस नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। ठीक है, इसकी अवेज में 25 अप्रैल 1934 को, तो 25 अप्रैल 1934 को जाट महिलाओं ने एक सम्मेलन का आयोजित किया जिसमें 10,000 स्त्रियों ने भाग लिया। और इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता की थी वो की थी किशोरी देवी ने। मैंने आपको जो पहले महिला व्यक्तित्व वाला जो टॉपिक पढ़ाया, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, ठीक है, वो वीडियो अपलोड किया, उसमें मैंने आपको बताया भी था कि ये 25 अप्रैल को हमारा रीट का पेपर होने वाला था। तो ये इम्पोर्टेंट घटना है। और यहाँ जगह का नाम नहीं दे रखा, आप जगह का नाम याद रख लेना, कटराथल। ठीक है, कटराथल में हुआ था ये सम्मेलन, कटराथल में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता की थी किशोरी देवी ने की थी। और ये कब हुआ था? 25 अप्रैल 1934 को। क्यों हुआ था? तो आपको पता है कि जो सियोट के जो ठाकुर थे, इनके द्वारा ये सोतिया बांस की जो महिलाएं थी, जाट महिलाएं, इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था, तो उसके विरोध में ये आंदोलन हुआ था। अप्रैल 1935 में ठिकाने का राजस्व अधिकारी पुलिस की सहायता से कुदन ग्राम में भूमि लगान वसूल करने पहुंचा। उस समय जाट किसानों में हिंसा भड़क उठी। पुलिस ने गोली चला दी जिससे 4 जाट मारे गए, 14 किसान घायल हुए। शहीद होने वाले किसान थे चेतराम, टीकूराम तथा लगभग 175 जाट किसान गिरफ्तार कर लिए गए। इस हत्याकांड की गूंज ब्रिटिश संसद में भी सुनाई दी। इससे मजबूर होकर जयपुर के महाराजों को इस ओर ध्यान देना पड़ा। तो जब ये इतनी बड़ी बात हो गई तो फिर जो ब्रिटिश संसद तक बात पहुंच गई तो वहाँ से राजा तक पहुंची, तो राजा ने फिर इसको आंदोलन की ओर ध्यान दिया। आतंककारी साधन अपनाने के बावजूद जाट आंदोलनों को कुचला नहीं जा सका। अंततः सीकर ठिकाने को नियमित भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त का कार्य आरंभ करना पड़ा। किसानों की कतिपय मांगों को स्वीकार करना पड़ा। इस आंदोलन के लिए किसानों को संगठित होने के लिए प्रेरणा देने वाली महिला धापी दादी थी। अब आप ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, प्रश्न आ जाएगा कि धापी दादी का संबंध कहाँ से है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कि जयपुर जो किसान आंदोलन है सिक्कर वाला, इससे इस आंदोलन के किसानों को संगठित होने के लिए प्रेरणा देने वाली महिला धापी दादी थी। वही इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रमुख किसान नेता थे सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह, पृथ्वी सिंह गोठड़ा, पन्ने सिंह बाटना नाव, हरू सिंह पलथाना, गोरू सिंह कटराथल, ईश्वर सिंह भेरूपुरा, लेखराम कसवाली आदि। इस बीच शेखावटी के अन्य ठिकानों में भी जाट आंदोलन फैल गया। मार्च 1933 ईस्वी में खेतड़ी, डुंडलोद, नवलगढ़, मंडावा, बिसाऊ, सूरजगढ़, हमीरवास, ठीक है, इतने सारे नाम है, इस्लामपुरा, जखारा, मल्लीसर, अलसीसर, पाटन आदि ठिकानों में भी जाटों ने भूमि कर देने से मना कर दिया। लेकिन ये इतने सारे नाम आपसे पूछेगा नहीं। तो आगे हम बात कर रहे हैं 16 मई 1934 को हमीरबास के ठाकुर कल्याण सिंह के आदमियों ने हनुमानपुरा गांव के जाट किसानों को घरों में आग लगा दी, जिससे 33 घर जलकर राख हो गए। इसी प्रकार डुंडलोद के ठाकुर ने जयसिंहपुरा गांव के किसानों को आतंकित किया और उसके भाई हरनाथ सिंह ने सशस्त्र व्यक्तियों के साथ किसानों पर लाठी और तलवार से वार कर जाट किसानों को घायल कर दिया। जागीरदारों के नरकों से शेखावटी के किसानों ने सशस्त्र संगठित होकर उनका डटकर मुकाबला किया। शेखावटी जाट किसान पंचायत की तरफ से 9 अक्टूबर 1934 को जयपुर महाराजा को मांग पत्र प्रकाशित किया गया और प्रार्थना की गई कि जागीरदारों के आतंक से उन्हें मुक्त कराएं। शेखावटी के नाजिम ने भी अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी, प्रेषित कर दी। नाजिम ने किसानों की शिकायतों की पुष्टि की और उनके समाधान के सुझाव भी दिए। परिणाम 1936 ईस्वी में ठिकाने में भूमि सर्वेक्षण, भूमि बंदोबस्त की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिससे शेखावटी और सीकर क्षेत्र में कुछ शांति स्थापित हुई। सीकर व शेखावटी के दीर्घकालीन किसान संघर्ष का अंत मार्च 1947 में हुआ। ठीक है, जयपुर में हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार का गठन हो जाने के साथ ही हुआ। राजस्व मंत्री टीकाराम पालीवाल ने गैर खालसा क्षेत्र में भूमि बंदोबस्त कराने की व्यवस्था की। तो ये जो सीकर वाला जो जयपुर का आंदोलन चला, ये कब समाप्त हुआ? तो जब मार्च 1947 में जब हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार का गठन हुआ, तब जाकर के आंदोलन समाप्त हुआ। तो यह इतनी बात आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। आगे हम बात करते हैं मारवाड़ किसान आंदोलन की। मारवाड़ में क्या है? तो देखो, जयपुर राज्य के शेखावटी के जाट आंदोलन का प्रभाव मारवाड़ राज्य के डिडवाना और सांबर परगनों और शेखावटी से लगे कुछ जाटों पर भी पड़ा। भाई जब एक जाति के जाट विद्रोह कर रहे थे तो दूसरी मतलब राज्य के जो जाट थे वो लोग भी प्रेरित हुए और उन्होंने भी आंदोलन करना प्रारंभ कर दिया।
मई 1938 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट पर्सन है, ये पूछ लिया जाएगा आपसे कि मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई थी मई 1938 में। ठीक है। मारवाड़ लोक परिषद ने किसानों की मांगों को जोरदार समर्थन किया और सरकार की कटु आलोचना की। जागीरदारों ने किसान आंदोलन के लिए लोक परिषद के नेताओं को उत्तरदायी ठहराया, इसलिए उन्होंने परिषद के कार्यकर्ताओं के प्रति कड़ाई और पाशविक दृष्टिकोण अपनाया। पाशविक का मतलब होता है पशु के समान। ठीक है, यानी कोई रियायत नहीं देनी है, पशुओं जैसा व्यवहार करो इनके साथ। 28 मार्च 1942 को लोक परिषद के कार्यकर्ताओं ने चंद्रावल गाँव में उत्तरदायी शासन दिवस मनाने का निर्णय लिया। तो यहाँ भी आपके प्रश्न बन सकता है, मोस्ट ध्यान रखना, कब 28 मार्च 1942 को कौन से गांव में, ये गांव का नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखना चंद्रावल गांव में। चंद्रावल के ठाकुर ने मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं को ऐसा करने के लिए रोकने हेतु अपने आदमी भेजे, जिन्होंने परिषद के कार्यकर्ताओं पर लाठी और तेज धार वाले हथियारों से प्रहार किया, जिससे 25 व्यक्तियों को गहरी चोटें आई। सोजत के मीठालाल और विजय शंकर कटालिया के मार्कंडेश्वर और हरिराम चंद्रावल के रामसुख और चांदमल भयंकर रूप से घायल हो गए। 13 मार्च 1947 को डाबड़ा। तो ध्यान रखना, देखो हमने पहले पढ़ा था डाबी कांड। ठीक है, तो डाबी कांड का संबंध है बूंदी से, जबकि यहाँ है डाबड़ा कांड, और डाबड़ा कांड का संबंध है डिडवाना परगना से। ठीक है, और ये 13 मार्च 1947 को, यानी आज़ादी के कुछ महीने पहले की घटना है। ठीक है, फिर हम बात कर रहे हैं गांव की किसान सभा और लोक परिषद की ओर से किसान सम्मेलन बुलाया गया। लोक परिषद के नेता मथुरा दास माथुर, द्वारका दास पुरोहित, राधा किशन बोरा, किशनलाल शाह, नरसिंह कछवा, बंशीधर पुरोहित, हरिंद्र कुमार चौधरी, CR चौपासनीवाला आदि भाग लेने डाबड़ा पहुंचे और स्थानीय नेता मोतीलाल चौधरी के निवास स्थान पर ठहरे। जागीरदारों ने पहले से ही किसान सम्मेलन को न होने देने की तैयारी कर ली थी। जैसे ही लोक परिषद के कार्यकर्ता व नेता वहां पहुंचे, उन्होंने मोतीलाल के घर पर लाठियां और तेज धार वाले हथियारों से धावा बोल दिया। नेताओं की नृशंसा पूर्वक पिटाई की गई। ठीक है, पिटाई की। मोतीलाल की मां के पैर काट दिए गए, उनके पिता और भाई को भी मार दिया, उनकी पत्नी के मुख को विरूप कर दिया गया। यानी इनके साथ देखो कितना बुरा किया, बिल्कुल पशुओं वाला। ऊपर पड़ा था हमने पाशविक, यानी बिल्कुल पशुओं की तरह व्यवहार किया। ठीक है, कोई मानवता नहीं दिखाई इनके साथ। गाँव में चारों तरफ आतंक का वातावरण बन गया। डाबड़ा कांड की सर्वत्र निंदा की गई। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये डाबड़ा कांड है, ये हमारे 13 मार्च 1947 को हुआ था, क्योंकि ये आपसे डेट पूछ लेगा, तो ये डेट याद रखनी है, 13 मार्च 1947। आगे हम बात करते हैं बीकानेर किसान आंदोलन की। क्यों बजा बीकानेर किसान आंदोलन की? तो बीकानेर किसान आंदोलन, बीकानेर राज्य में कुल 2917 गांव थे, जिनमें 1393 गांव जागीरी क्षेत्र में स्थित थे। सीमा से जुड़े सिक्कर क्षेत्र और शेखावटी के जाट आंदोलनों को बीकानेर राज्य के जाट किसानों पर व्यापक रूप से प्रभाव पड़ा। बीकानेर के अनेक जाट प्रतिनिधियों ने झुंझुनू में आयोजित अखिल भारतीय जाट महासभा के अधिवेशन में और सिक्कर में 20 से 29 जनवरी 1934 को जो विशाल जाट प्रजापति महायज्ञ में सक्रिय रूप से भाग लिया था। इन घटनाओं के फलस्वरूप बीकानेर राज्य के जाटों में भी जागीरदारों के विरुद्ध आवाज़ उठाने का साहस उत्पन्न हो गया, और उनमें भी एक राजनीतिक चेतना आई कि जब वहाँ के जाट कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, उस समय बीकानेर राज्य के जागीरी क्षेत्र में 37 लागें विद्यमान थी। किसानों से जागीरदार बेगार लेता था। 1937 ईस्वी में उदरासर के किसानों ने लागबाग के विरुद्ध आवाज़ उठाई। उनके नेता जीवन चौधरी के आग्रह पर बीकानेर प्रजामंडल ने किसानों की शिकायतें राज्य सरकार के समक्ष रखी, किंतु इसका कोई परिणाम नहीं निकला। बीकानेर राज्य में किसान आंदोलन की श्रृंखला में दुधवा खारवा गांव। ठीक है, अब ये यहाँ से आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखना आप। ये पूछ लेगा कि दुधवा खारा आंदोलन ये कहाँ हुआ, तो चूरू में, और चूरू ऑप्शन में नहीं हो तो फिर बीकानेर याद रखना। आंदोलन के एक विशिष्ट टाइम पुलिस ने खुलकर अत्याचार किया। किसान नेता हनुमान सिंह ने, ठीक है, ठाकुर द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाई। तो नेता कौन थे इनके? तो हनुमान सिंह चौधरी। वे पहले भादरा में महाराजा शार्दुल सिंह से मिला। बाद में अनेक साथियों के साथ वे महाराजा से मिलने माउंट आबू भी पहुंचा। महाराजा ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। जब वे आबू से लौट रहे थे तो रतनगढ़ में उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जून 1945 में हनुमान सिंह पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उसे 5 वर्ष की
कारावास की सज़ा दे दी। उसने जेल में भूख हड़ताल की। स्वास्थ्य खराब हो जाने पर 10 अगस्त 1945 को हनुमान सिंह को जेल से मुक्त कर दिया। महाराजा ने उसे शांत करने के लिए 100 मुरबा जमीन गंगानगर क्षेत्र में देने का प्रलोभन दिया, परंतु उसने इसे स्वीकार नहीं किया। जेल से मुक्त होकर भी वे लगातार संघर्ष करते रहे और 2 बार और जेल की यात्राएं की। यानी वो चाहते तो ज़मीन लेकर के रह सकते थे, लेकिन क्योंकि नेता थे तो वो जानते थे कि मुझे मेरे स्वयं का भला नहीं देखना, मुझे और लोगों का भला देखना है। ठीक है, तो इस तरह से हुआ करते थे नेता लोग। अंततोगत्वा यानी अंत में बीकानेर राज्य में लोकप्रिय सरकार की स्थापना हुई। तब उन्हें जेल से क्या हुई, मुक्ति मिली। कब? 4 जनवरी 1948 को। यद्यपि दुधवा खारवा किसान आंदोलन सफल नहीं रहा, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि इन नेता ही गिरफ्तार हो गए थे तो आंदोलन सफल कैसे रहता। तथापि इससे राजनीतिक चेतना का संचार हुआ, किसानों में आत्मविश्वास जागृत हुआ। वे अब अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाने लगे। तो 30 जून से 1 जुलाई 1946 को प्रजा परिषद ने रायसिंह नगर में एक राजनीतिक सभा का आयोजन किया। इस सभा पर पुलिस ने लाठियों से आक्रमण किया, जिससे अनेक कार्यकर्ता घायल हुए। उग्र भीड़ ने राजकीय विश्राम गृह को घेर लिया। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसके परिणामस्वरूप बीरबल सिंह मारा गया। अखिल भारतीय देशी रियासत परिषद की ओर से हीरालाल शास्त्री, गोकुलभाई भट्ट, बीकानेर के रघुवर दयाल गोयल ने रायसिंह नगर कांड की समीक्षा की। हनुमानगढ़ में नियुक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट हरदत्त सिंह चौधरी ने राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित होकर सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। उसने प्रजा परिषद की सदस्यता स्वीकार कर ली। 3 सितंबर 1946 ईस्वी के गोगामेडी गांव में एक विशाल किसान सभा का आयोजन किया, जहां जागीर प्रथा के उन्मूलन के लिए नारा बुलंद किया गया। अक्टूबर 1946 में अकाल और सूखे के समय भी कांगड़ के जागीरदारों ने किसानों से पूरा लगान वसूल करना चाहा, जिसका किसानों ने विरोध किया। ठीक है, किसानों ने क्या किया, विरोध किया। कुछ किसान महाराज को शिकायत करने के लिए बीकानेर पहुंचे। इससे जागीरदार आग बबूला हो गया। किसानों पर अमानवीय अत्याचार किए। कांगड़ कांड की सर्वत्र निंदा की गई। अंततः ये 1948 में बीकानेर राज्य में लोकप्रिय मंत्रिमंडल का गठन होने के बाद क्या हो गया, समाप्त हो गया। बीकानेर के किसान आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षरों में एक कुंभाराम आर्य भी है। ठीक है, जिन्हें परंपरागत लाख भाग बेगार को न्याय देने का बिगुल बजाया। वे बीकानेर प्रजा परिषद से जुड़े रहे। उन्होंने किसान यूनियन क्यों पुस्तक लिखी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आपसे पूछ लिया जाएगा कि किसान यूनियन पुस्तक किसने लिखी। तो ये मोस्ट पर्सन है, याद रखना। किसान यूनियन जो पुस्तक है वो लिखी थी कुंभाराम आर्य ने। सामंती व्यवस्था के विरोध और किसानों में उनके संघर्ष और स्वतंत्रता के उपरांत भी जारी रहा। तो ये डाबड़ा कांड, डाबी कांड, कांगड़ कांड, तो ये कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी है। पूछ लेगा कि ये कब हुआ, ठीक है, या फिर आपको दे दिया जाएगा इस तरह का प्रश्न कि निम्न को सुमेलित कीजिए। ठीक है, मिसमैच करने वाला दे देंगे, सुमेलित करने वाला दे देंगे आपको, या फिर क्या कहते हैं, क्रम से जमाने का, सीरियल ऑर्डर में जमाने का दे देगा कि पहले कौन हुआ। तो इस तरह से ये हमने राजस्थान के जो प्रमुख किसान आंदोलन है इनकी चर्चा की है, जिनमें सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं वो आपके बिजोलिया किसान आंदोलन पूछा जाता है। उसके बाद में क्या कहते हैं, बेंगू और बूंदी का, और उसमें भी कभी कभी फिर बाद में आगे अगर पूछते ही है तो आपके डाबड़ा कांड पूछ लेते हैं। ठीक है, डाबड़ा कांड, बीकानेर में कांगड़ कांड पूछ लेते हैं। और तो ये सारी बातें हमने की। तो आगे और वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।